जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लड का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ब्लड का एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें बेसिक बहुत सारी चीजें मैंने बताई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डाले हैं और ऐसे फैक्ट उस क्लास में है, उस वीडियो में मैंने दिए हैं जो बाकी वीडियो पर जितने भी यूट्यूब पर वीडियो है उसमें देखेंगे, पूरा छान मारेंगे तो भी उस टाइप के फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे, उस टाइप का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि अभी जो पटवारी की एग्जाम हुई है इसके अकॉर्डिंग आगे एग्जाम जो होगी, ठीक है, जितनी भी एग्जाम होने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड की है, जेल प्रहरी की या फिर एमपीपीएससी प्री की है, तो उसमें जो भी जीके आएगा डीप में आएगा थोड़ा। ठीक है, इतना आसान एकदम नहीं देंगे, थोड़ा सा डीप में आएगा, जैसे पटवारी में किस तरीके से दिया था। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पे क्लास में ठीक वैसे ही करवा रहा हूँ जैसे कि पटवारी की एग्जाम आई थी या पटवारी की एग्जाम में जीके आया था, उसको देखते हुए। ठीक है, बायोलॉजी और मैथ्स दोनों क्लासें आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू। बस ये है कि आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो ये जो क्लास हैं ये आपको पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक ध्यान से देखना है। और यदि आपने पिछली वाली कल वाली क्लास नहीं देखी है तो ये वाला जो वीडियो है इसको देखने के बाद में उसको भी जाकर देख लें, पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें यहाँ पर। और ब्लड का पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कल वाली जो क्लास थी उससे कनेक्ट कर लें इस क्लास को। मतलब कल वाला जो डाटा मैंने दिया था, कल जो पढ़ाया था, उसी को आज थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज कर लें। उसके बाद में फिर आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ पर प्लाज्मा। ठीक है, और ब्लड के बारे में दूसरी जो भी डिटेल जानकारी है वो क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बातें जो आपको अधिकतर पता होती है वही यहाँ पर देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है। अब नहीं पता है तो वो आपको अलग से लिख लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ब्लड की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा ब्लड। ठीक है, ब्लड रक्त, ब्लड है। तो इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ब्लड का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, 7.4 होता है, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप धोखा खा जाते हो या फिर यहां पर ये क्वेश्चन, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यदि आया तो गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई बुकों में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा 7.4 की जगह 7.35 ये है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर इसको भी ध्यान रखें और ये याद रखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये हर किसी को याद रहता है। क्लियर है? अब जो फैक्ट मैं बता रहा हूं वो 99% लोगों को नहीं पता है। ठीक है, अभी जो फैक्ट देने वाला हूं देखो कौन सा वाला है। तो यहां पर ये बोल दिया कि ब्लड की सांद्रता कितनी होती, सांद्रता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड या फिर ब्लड की सांद्रता कितनी होती है, क्या होती है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया एग्जाम में तो क्या करेंगे, ल्यूसेंट में दिया हुआ है नहीं, नॉर्मल बुक में दिया हुआ है नहीं, तो फिर तो यहां पर ये जो फैक्ट है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि ये जो क्लास है ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, मतलब ऐसा डाटा आपको यहां पर मिलेगा जो नॉर्मल बुक में आपको नहीं मिलेगा। राइट, ये तो यहां पे देख लो ब्लड की सांद्रता कितनी है, तो यहां पर इसकी 4.7। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद में फिर यहां पर देखें तो ब्लड की जो ग्रेविटी है या फिर विशिष्ट भार जिसको बोलेंगे वो क्या है, तो यहां पर विशिष्ट भार की बात करें, विशिष्ट भार। ठीक है, ये ब्लड की ग्रेविटी के रूप में इसको जानते हैं। तो ये होता है कितना, तो ये यहां पर आपको मिलेगा 1.050 से 1.060, इतना ये आपको मिलेगा। ठीक है, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो अब यहां पर ये जो ब्लड होता है क्षारीय होता है या फिर अम्लीय होता है, तो आपको पता है यहां पर कि इसका पीएच मान 7.4 होता है, मतलब 7 से ऊपर है, तो स्वाभाविक है कि ये क्षारीय होगा। क्योंकि आपने यहां पर ये एक स्केल पढ़ी होगी क्षारीय और अम्लीय का डाटा। ठीक है, तो यहां पर इधर से 0 से स्टार्ट करें तो यहां पर इधर 14 तक जाता है, 14 तक, और इसके एकदम सेंटर में रहेगा क्या, तो 7। ठीक है, मतलब जिसका भी पीएच मान यदि 7 है वो क्या है, तो वो उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। ठीक है, 7 से ऊपर जाएंगे इधर की साइड बढ़ेगा 8, 9 इस तरीके से, तो यहां पर ये रहेगा क्षारीय। कैसा रहेगा, क्षारीय। और इधर की साइड यदि कम होगा तो ये होगा अम्लीय, अम्लीय। ठीक है, डाटा थोड़ा सा आपको याद रखना है। नमक की बात करें, त्वचा की बात करें या फिर बाल की बात करें, इनका जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 7। मतलब कैसा होता है, ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, यह उदासीन।
ठीक है। तो यहाँ पर ये उदासीन कंडीशन है, उदासीन, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डाटा आपको याद रखना है, और बाकी पीएच स्केल, बाकी किसका कितना पीएच मान है ये आपको पूरा ल्यूसेंट में पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल डाटा है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो पीएच मान ये है, तो ये ब्लड है कैसा, तो क्षारीय है, तो यहाँ पर लिख ले क्षारीय, ठीक है, क्षारीय। अब यहाँ पर ये बताएं, यदि कोई ब्लड किसी भी व्यक्ति का या किसी जानवर का यदि कोई ब्लड क्षारीय है तो उसका जो ब्लड प्रवाह रहेगा वो कैसा रहेगा, अधिक होगा या कम होगा। तो जब भी कोई भी ब्लड क्षारीय हो तो ब्लड का जो प्रवाह होता है या गति होती है, गति जिसको बोलेंगे अपन, ये कम होती है। कैसी होती है, कम, ठीक है, कम होती है। और यदि यही ब्लड यदि अम्लीय हुआ, अम्लीय हुआ तो इसकी जो गति होगी, गति ये कैसी होगी, तो बढ़ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा, ठीक। अब गति यदि ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, राइट। गति यदि कम होगी तो बीपी भी कम रहेगा, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने को लगा लेना है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें कुछ और इसके ब्लड के बारे में, ठीक है। तो ब्लड का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि ये कैसा होता है, तरल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो ब्लड है ये क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। क्लियर हुआ था, ये हमने पहले पढ़ लिया था। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं वो इसको पूरा ध्यान से देख लें यहाँ पर। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो वजन की बात करें, मतलब कितना वजन हो सकता है एक व्यक्ति के शरीर में, कितना ब्लड हो सकता है, ठीक है। तो जो टोटल भार है, कुल भार का 7 से 8% भार ब्लड का होता है, ठीक है। अब पूरा जो शरीर है, एक मान लो से कि व्यक्ति है, जितना भी उसका वजन होगा उस वजन का केवल 7 या 8% भाग क्या होगा, ये होगा ब्लड। अब 7-8% मतलब कितना हो सकता है, तो यहां पर इसको ले लो 5-6, ये 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर, ठीक है। तो 5 से 6 लीटर इतना ब्लड नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल मनुष्य में होता है। लेकिन पुरुष की यदि यहां पर बात करें केवल, तो मेल में यहां पर यह बताया गया है कितना, तो 5.5 लीटर, ठीक है। और फीमेल में यहां पर कितना बताया गया है, तो यहां पर आधा लीटर कम है, 5 लीटर केवल, ठीक है। यहां पर ये मेल का है 5.5 लीटर और 5 लीटर किसका है, फीमेल का है। महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, ठीक है। ये तो और इसीलिए यहां पर आपने कई बार देखा होगा कि जो अरक्तता की कमी होती है या फिर रक्त की कमी होती है, अरक्तता रोग होता है, ठीक है, एनीमिया वगैरह, ये अधिकतर लेडीज में ज्यादा होता है, ठीक है, या फिर छोटे बच्चे रहते उनमें। तो इस टाइप से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। क्यों होता है कि यहाँ पे ब्लड की थोड़ी सी कमी होती है, और यदि और थोड़ा सा कम हुआ तो फिर दिक्कत आ जाती है, अरक्तता रोग ये हो जाता है इसमें, ठीक। तो इस तरीके से ये है। बाकी मेल में कोई दिक्कत यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं होती, क्लियर रहता। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख ले, तो ये यहाँ पर हुआ किसका, भार का, ब्लड का भार कितना होता है, तो टोटल भार का कितना, 5 से 6 लीटर या फिर 7 से 8%। प्रतिशत में बात करें तो 7 से 8% है, ठीक है। नॉर्मल लीटर में बात करें तो 5 से 6 लीटर है। मेल फीमेल की बात करें तो मेल में कितना 5.5 लीटर है, और फीमेल की बात करें मतलब महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे 5 लीटर है अप्रोक्स। यहाँ फिक्स डाटा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का जो बॉडी होता है वो एक जैसा नहीं होता है, एक जैसी कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है, एक जैसा वजन भी नहीं होता है, हर किसी का वजन भी अलग है, हर किसी का जो ब्लड की मात्रा भी थोड़ी बहुत अलग अलग होगी, राइट, हर किसी का ब्लड ग्रुप भी अलग रहता है, राइट। तो ब्लड ग्रुप पे आगे चल के हम पूरी बात करें कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर ये जो बेसिक जानकारी इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ब्लड होता है ये कितने टाइप का होता है, इसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक। ये देखिए, तो अब इसको हटा लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें एक बार, ताकि आपको लिखने में सुविधा होगी, ठीक। चलिए तो हटाएं इसको। अब इसके बाद में जो डाटा मैं देने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको, और हो सके तो अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाएं। इस तरीके से एकदम सेट किया हुआ डाटा, एकदम मतलब अलग अलग बुकों से ढूंढ के यहाँ पर एकत्रित किया गया डाटा है। ये जो फैक्ट है, जितने भी कंटेंट है, ये केवल एक बुक में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा,
यदि जिसने पढ़ा होगा ल्यूसेंट वगैरह ये नॉर्मल, तो उसमें नहीं मिलेगा, राइट। तो ये अब इसके बाद देख लो यहाँ पर जो रक्त होता है ये 2 कैटेगरी में बांटा गया है, रक्त, ठीक है। अब 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो एक होता है यहाँ पर प्लाज्मा, एक होता है क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है यहाँ पर, तो दूसरा होता है कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, ये होता है, ठीक है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड। तो ब्लड के अंदर आज का जो मेन जो उप टॉपिक होगा या फिर सब टॉपिक जिसको बोलेंगे वो क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन मैं पूरा बता रहा हूं। तो ब्लड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, सबसे पहले है प्लाज्मा और यह है रक्त कणिकाएं। यदि किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड होता है उस ब्लड में से यदि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स निकाल दें, किसको, ध्यान से सुनना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यदि हम निकाल दें ब्लड में से, तो फिर जो भी भाग बचेगा ब्लड का उसे हम बोलेंगे प्लाज्मा। क्लियर है, क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर रक्त कणिकाएं, इसको ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स, ब्लड कॉर्पल्स, कॉर्पल्स, ठीक है, ब्लड कॉर्पल्स, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये है। अब यहां पर हमने पहले पढ़ा था कि ये जो ब्लड कॉर्पल्स होता है ये कौन कौन सा होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। उससे पहले ये देख लें कि जो ब्लड होता है उसमें यहां पर 55 to 60%, ठीक है, 55 to 60% क्या होता है, प्लाज्मा। और रक्त कणिकाओं की बात करें, ब्लड कार्पल्स की बात करें, तो ये कितना होगा, तो ये यहां पर होगा कितना, 40 to 45%, ठीक है, 40 to 45%, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद यहां पर ये देख लें कि ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये अलग अलग 3 कैटेगरी में यहां पर बांटा गया था, ठीक। पूरा तीनों कैटेगरी में जो मेन चीजें हैं केवल वही आपको रिवाइज करवा रहा हूं, बाकी मेन हमको आज यहां पर ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहां पर जो ब्लड प्लेटलेट्स है या रक्त कणिकाएं हैं ये 3 टाइप की है। एक होता है, इसको बोलते हैं हम आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, राइट। इस तरीके से यहां पर ये है 3 चीजें। अब 3 में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है 95% जो संख्या होती है, 95 से 99% क्या होता है, आरबीसी होता है। मतलब सिंपल बोले तो ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में क्या होता है, तो ब्लड ये आरबीसी होता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहां पर ये 1% में ये दोनों आते हैं, ठीक है, 1% के अंदर ये दोनों आते हैं, मतलब कम मात्रा इनकी बहुत कम यहां पर होती है। क्लियर है। अब यहां पर इनकी यहां पर बात करें तो यहां पर जो आरबीसी होती है ब्लड में ये होता है, लगभग संख्या की बात करें, संख्या, तो संख्या यहां पर आरबीसी की कितनी होगी, 50 लाख। इसका मतलब होता है यहां पर 5 मिलियन, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। और यहां पर इसकी केवल 10,000 होगी डब्ल्यूबीसी की, सबको आपको पता होगा ये 10,000, ठीक है, 1000 ये। और इधर यहां पर इसकी कितनी है, तो यहां पे इसकी होगी 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। क्लियर है। इसी टाइप से यहां पर इसका जो नाम है एरिथ्रोसाइड है, और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम अगला है ल्यूकोसाइड, और यहां पर इसका क्या है, तो इसका है थ्रोम्बोसाइड। तीनों का नाम यहां पर याद रखना है, क्या है, पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट यहां पे बताया। आज हम इसके बारे में पूरा बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, केवल रिवाइज करवा रहा हूं ऊपरी तौर पर यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, एरिथ्रोसाइड, तो इसको एरी याद रखना, एरिथ्रोसाइड। और यहां पर ये क्या है, ल्यूकोसाइड। और यहां पर क्या है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये है, ठीक है। और बाकी इसका जो आगे की बात करें तो आगे यहां पर इनका जो आकार होता है ये कैसा होता है, गोल होता है, गोल, ठीक है। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित, ठीक है। और यहां पर ये कैसा होगा, तो यहां पर ये उत्तलाकार, उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। उसी टाइप से प्लेटलेट्स का आकार यहां पर होता है, ठीक। तो ये यहां पर ये हुआ। अब इसके बाद में यहां पे इसकी जानकारी और भी बहुत है। यहां पे ये बोल सकते हैं कि जो आरबीसी होता है इसमें केंद्रक होता है, नहीं होता है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक केवल एक ही चीज में होता है, वो है डब्ल्यूबीसी। क्लियर है इतना। फिर यहां पर बात करें इसकी, तो यहां पर इसमें क्या होता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन यहां पर आरबीसी में होता है, इसीलिए रक्त का रंग जो होता है वो होता है लाल,
ठीक है, रक्त का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इतना क्लियर है, ठीक। और बाकी यहां पर जो WBC है इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ये यहां पर पूरा अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा पिछले वाले वीडियो की, जिसमें पूरा डिटेल में बहुत बारीकी से इनके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तो इनको आप जाके जरूर एक बार देख लेना है इस वीडियो के बाद में, क्लियर है। तो आइए अब यहां पर आते हैं प्लाज्मा में। और प्लाज्मा की हम यदि बात करें तो प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना 55 to 60% होता है, ठीक है। और प्लाज्मा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है इसका, ठीक है। बहुत बारीकी से देखते जाना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। देखो अब प्लाज्मा को क्या है कि इसको समझने के लिए यहां पर इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। अलग कैटेगरी में क्या बांटा है, इसमें अलग मतलब से केवल इतना ही देखा है कि इसमें क्या है, एक तो H2O होता है, H2O मतलब क्या है, जल, ठीक है, जल, पानी। और दूसरा यहां पर होता है कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व, ठीक है। तो यहां पे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व ये होता है। अब यहां पर क्या होता है कि प्लाज्मा में कितना पानी होगा और कितना अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो यहां पर ये होगा कितना, तो यहां पे 95% लगभग, ठीक है, 95% या फिर इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 95 से ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी मैंने बताया था कि हर जीव की जो बॉडी होती है वो अलग अलग कैपेसिटी की होती है, अलग अलग वजन होता है, इसलिए यहाँ पर ये जल की मात्रा हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, क्लियर है ये। बाकी कहीं कहीं आपको 90% भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, 90%, तो 90% ही अधिकतर बुकों में 90% लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा है ये कितनी है, तो 90% है। लेकिन कहीं कहीं आपको 95% मिलेगा, तो आपको दोनों यहां पे 90 to 95 याद रखना है। इतना क्लियर है। अब फिर यहां पर देख लें, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये पूछ लेते हैं कि ब्लड में कार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं, अकार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं, राइट। तो यहां पर बात करेंगे हम किसकी, कार्बनिक तत्व की, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात कर लें, कार्बनिक तत्व की। तो यहां पे कार्बनिक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कार्बनिक तत्व में सबसे पहले यहां पर देख लें तो प्रोटीन्स आते हैं। क्या आता है, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स कौन कौन से, तो प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं इसको, जितने भी प्रोटीन यहां पर है उनको प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लें पूरा, प्लाज्मा प्रोटीन लिख लें, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन जो होगा ये कितना परसेंट होगा, तो ये 7% होगा, ठीक है, 7% होगा, क्लियर। अब इसके बाद में ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत ही आएंगे, किसमें, इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। और बाकी अन्य कार्बनिक पदार्थ भी रहते हैं यहां पर, अन्य कार्बनिक पदार्थ ये कितने हैं, तो ये केवल 1% है। कितना है, 1% है। अब यहां पर यह बात कर लें, यदि यहां पर 7% क्या है, प्रोटीन्स है, और अकार्बनिक पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ जो अलग हैं, इसके अलावा प्रोटीन के अलावा बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो ये केवल 1% है। और इसकी बात करें तो ये अकार्बनिक पदार्थ केवल 1% ही होते हैं, सिर्फ 1% अकार्बनिक पदार्थ, क्लियर है। अब अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, ये हम यहां पर देख लेंगे, एकदम सिस्टमेटिक लिख के यहां पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो जितना भी डाटा यहां पर लिखा है इसको एक बार लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लें, ताकि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें, ठीक है। ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके बाद में यहां पर देख लें, और इसमें अब यहां पर जो फैक्ट मैंने यहां पर लिखे हैं, इसके अलावा जो लिखने वाला हूं समझाने के बाद में यहां पे लिखूंगा, तो वो फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। और ये वाला जो फैक्ट है अधिकतर 90% फैक्ट ऐसे हैं जो ल्यूसेंट वगैरह में नहीं मिलेगा, फिर से बोल रहा हूं तो ध्यान रखें इसका। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या बात कर लें कि जो ब्लड है, ब्लड में हम पढ़ रहे हैं यहां पर प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा पढ़ रहे हैं। तो प्लाज्मा में 3 चीजें हैं, एक होता है जल, एक होता है कार्बनिक पदार्थ, एक होता है अकार्बनिक पदार्थ, क्लियर है इतना। अब
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर देखा कि इस होता है तो 90% यहाँ पर क्या होगा, जल, H2O, ये हमने देखा अभी। अब इसके बाद में फिर बाकी जो बचा हुआ है 10%, उसमें ये और ये दोनों आते हैं, ठीक है, ये और ये दोनों पूरा 10% में ये आते हैं, 10% में। अब 10% को भी अलग अलग हम बांट दें तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो भी हमने देखा था। तो यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, ये इधर वाले ये सब क्या है, ये 4 है, 1 2 3 और 4, ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। और ये कितना है, तो ये है टोटल 7%, कितना है, 7%, ठीक है। टोटल जो प्लाज्मा है उसका कितना प्रतिशत है, 7% क्या है, तो ये है प्लाज्मा प्रोटीन है। क्लियर है इतना। और ये किस में आएंगे, तो ये आएंगे कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत, राइट। अब यहां पे जो 7% है इसको भी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे क्योंकि हर किसी का अपना अलग कार्य होता है। क्लियर है। तो यहां पर अब यहां पे अलग अलग काम कैसे हो सकता है, थोड़ा सा ये देख लें कि यदि आप कहीं पर प्रोग्राम में गए, कहीं शादी में गए, यदि आपके फैमिली में कहीं पर शादी हो रही है तो उसमें हर किसी को काम बांट देते हैं, ठीक है, कि मार्केट जाके सामान आपको ये लाना है और घर पे काम करने वाला ये रहेगा, मेहमान को देखने वाला दूसरा रहेगा, चाय बनाने वाला कोई और है। तो इस तरीके से हर कोई अलग अलग है, हर किसी का डिपार्टमेंट अलग अलग है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये जो प्रोटीन्स हैं इनका काम भी अलग अलग है, ठीक है। तो देखें यहां पर क्या होता है, सबसे पहले यहां पे कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ है ये देख ले। तो यहां पर एल्ब्यूमिन्स सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन है, ठीक है, एल्ब्यूमिन्स या एल्ब्यूमिन ये बोल सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है ग्लोब्यूलिन, क्या है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन। तीसरे नंबर पे यहां पर है फाइब्रोनोजिन, तो यहां पे 1 2 3 और ये 4, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट कार्बनिक पदार्थ है या फिर प्रोटीन है, ठीक है, ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे है फाइब्रोनोजिन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इनके बारे में आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन ऊपरी तौर पे हल्का फुल्का नाम केवल सुना है, ठीक है। तो फाइब्रोनोजिन है, उसके बाद में ये प्रोथ्रोम्बिन, क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, चौथे नंबर पे प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। तो अब यहां पर ये देख लें कि जो प्लाज्मा होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है इसके अंदर टोटल 53% क्या होता है, तो ये होता है एल्ब्यूमिन्स। कितना होता है, एल्ब्यूमिन कितना होता है, 53%, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में ग्लोब्यूलिन कितना होगा, तो ये होगा 43%, कितना होगा, 43% ये होता है, राइट। उसके अलावा बाकी जो बचा हुआ है वो उसमें ये दोनों आते हैं, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, राइट। अब यहां पर ये देख लें कि ये वाला जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन है ये किस टाइप के प्रोटीन है, ये क्या करते हैं। तो सिंपली यहां पर ये क्या करते हैं, यहां पर ये रक्त का स्कंदन करते हैं, रक्त का स्कंदन करते हैं, ठीक है, रक्त का स्कंदन करते हैं। अब रक्त का स्कंदन का मतलब क्या होता है कि रक्त को थोड़ा सा गाढ़ा बनाए रखना, ठीक है, रक्त का स्कंदन, रक्त को मेंटेन करना, ठीक है, उसकी जो प्रकृति है उसको बनाए रखना। ये क्या है, ये फाइब्रोनोजिन, ये इनका काम करते हैं। और दूसरा यहां पर ये है कि जो फाइब्रोनोजिन होता है ये रक्त को जमाने का काम भी करता है, ठीक, गाढ़ा करता है, जमा देता है। जैसे मान लो कहीं यहां पर चोट लगी, कहीं कट फूट गए, ठीक है, तो वहां से रक्त मान लो बहने लगा तो वो रक्त थोड़े टाइम बाद क्या होगा, बहना बंद हो जाएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो फाइब्रोनोजिन जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा ये जमेगा, हवा के कांटेक्ट में जैसे आएगा क्या होगा, ये जमेगा। ब्लड में तो पहले से ही रहता है, अब ब्लड के अंदर नहीं जमता है। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर हवा नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप ये बोलोगे उसमें तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। तो यहां पर ब्लड कब जमेगा, जब हवा के कांटेक्ट में आएगा, राइट। और अंदर शरीर के अंदर ब्लड को ना जमने देने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो कौन सा है, हिपेरिन। कौन सा है, हिपेरिन, नाम सुना है हिपेरिन, काफी पढ़ा भी है, ठीक है। हिपेरिन यहां पर ये क्या है, ये रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, एक तत्व है। तो ये थक्का नहीं जमने देता है,
थक्का नहीं जमने देता है और ये रक्त का थक्का जमा देता है। दोनों में ये फर्क है, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। इतना क्लियर है। अब यहां पर ये देख लें कि यहां पर जो ये है ग्लोब्यूलिन, इसको अलग अलग 3 कैटेगरी में बांट दिया है और इसका जो काम है, इसको काम को ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये जो ग्लोब्यूलिन होता है ये क्या काम करता है। अब ग्लोब्यूलिन यहां पे मैं लिख रहा हूं इधर की साइड, यहां पे ये 3 टाइप का होगा, एक तो अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार का है, जिसमें से जो अल्फा और बीटा ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करता है, ये जो है ये प्रोटीन का मतलब खुद भी प्रोटीन है, ठीक है। ये बाकी जितने भी प्रकार के प्रोटीन हैं उन सभी का स्थानांतरित करता है, मतलब उन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि एक ट्रक का काम करता है। क्लियर है। तो इस तरीके से अन्य प्रोटीनों को सबका स्थानांतरण करने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन के अंदर कौन सा, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं प्रोटीनों का स्थानांतरण, प्रोटीनों का स्थानांतरण, स्थानांतरण कौन करता है, अल्फा और बीटा। ग्लोब्यूलिन अल्फा और ग्लोब्यूलिन बीटा। क्लियर है। अब यहां पर ये फिर क्या काम करता है, गामा, ठीक है। ग्लोब्यूलिन गामा क्या काम करता है, तो यह काम करता है संक्रमित या संक्रमण से बचाव का काम, रक्षा करने का काम क्या करता है, कौन करता है, वाई, ठीक है। ये इसको गामा बोलेंगे। तो यहां पे ये संक्रमण से बचाव, संक्रमण से बचाव, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ इतना। यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैंने पिछली बार भी पटवारी के एग्जाम से पहले भी बोला था कि एक मैं उसमें भी बायोलॉजी का ही एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था कि ये वाला जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे 1-2 क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, ये बोला था। और उस वीडियो से अलग अलग पेपर में, ठीक है, 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन छोड़ के इस तरीके से एक ही वीडियो से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक ही वीडियो से केवल 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, तो ध्यान रखना है। और ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखें। अब इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, इसके अलावा जो कार्बनिक पदार्थ है वो है ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, विटामिन है, विटामिन जितने भी प्रकार के सब इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद में यूरिया है, ठीक है। ये सब पाचक पदार्थ में आते हैं, यूरिया वगैरह, ये अम्ल, यूरिक अम्ल है, ये सारे क्या है, पाचक पदार्थ के रूप में। जब हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, उसके बाद में हमें क्या मिलता है, एनर्जी, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, ग्लिसरॉल मिलता है, विटामिन मिलता है, प्रोटीन वगैरह मिलता है, और उसके बाद में यूरिया और यूरिक अम्ल वगैरह ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो यूरिक अम्ल, यूरिया है, ये उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन है कैसे, कार्बनिक पदार्थ है। क्लियर है इतना। तो यहां पर ये क्लियर हुआ होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखें, ठीक है। अब आते हैं यहां पर अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में आपको केवल इतना काम करना है कि इनका केवल नाम याद रखना है, ठीक है। और अकार्बनिक पदार्थ मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। अकार्बनिक पदार्थ जैसे यहां पर ले लो कि यदि नमक आपने लिया, जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, नमक लिया, इस नमक को यदि जलाएंगे तो उसमें धुआं, काला धुआं उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। उसमें काला धुआं उत्पन्न नहीं होगा, आप जला के देख लेना एक बार, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे जिसमें काला धुआं उत्पन्न ना हो वो क्या, उसमें क्या है, कार्बन नहीं होता है, सिंपल फंडा है, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे NaCl नमक, यहां पे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोनेट, सल्फेट और एक और यहां पर बाकी है, वो ये है जिसे हम खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, भजी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। क्या है, मीठा सोडा, जिसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, ठीक। केवल यहां पे लिख रहा हूं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। नॉर्मल पूरा सोडा का, मीठा सोडा का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन यहां पे केवल मैंने क्या लिखा, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट में दूसरे भी आ जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे ये अकार्बनिक पदार्थ हुए और ये कितने हैं, केवल 1% ही है। कितना है, 1% ही है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इतना ये क्लियर हुआ। अब ये क्लियर हुआ है तो थोड़ा सा लास्ट में ये देख लें कि जो ब्लड की उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है। 2 तरीके से होती है। सबसे पहले जब एक बच्चे का जन्म नहीं होता है, जब गर्भ में होता है, जब भ्रूणीय अवस्था होती है, जन्म होने से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था होती है, तो उस टाइम उस बच्चे में जो ब्लड का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, वो किस में होता है, तो वो होता है यकृत में, ठीक है, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में
भ्रूण अवस्था में कहां पर होता है, यकृत, यकृत में होता है, लीवर में होता है। और बाकी जब वयस्क व्यक्ति है, मान लो से कि जन्म हो जाता है, उसके बाद में जितने भी कितना भी बड़ा हो जाए तो उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो किस में होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर दो तरीके से आपको इसका उत्पत्ति देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखें इन दोनों की उत्पत्ति के बारे में भी, और ये जितना भी डाटा बताया है काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, ये तो दोस्तों यहां पर जो ब्लड वाला जो एक टॉपिक मतलब एक पार्ट कंप्लीट हुआ है ब्लड का, अभी तो बाकी है। ठीक है, इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है ब्लड की, इसमें ग्रुप भी आएंगे अलग अलग और कुछ इसके कार्य वगैरह भी देखेंगे। तो अगली वाली जो क्लास रहेगी उसमें हम ग्रुप देख लेंगे और इसके कार्य देख लेंगे, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली जो क्लास है बस यहां तक ही है, लेकिन लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और जहां पर भी आपके जो मीडिया सोशल मीडिया साइट है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।